हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित। अभी कुछ देर पहले मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पढ़ रहा था। इसकी सीट हेग्स में है, नेदरलैंड्स में। और ये जेनोसाइड केसेस को कवर करता है। तो जेनोसाइड से मेरा ध्यान गया कल्पेबल होमिसाइड की तरफ। अ, मुझे 1.5 साल पहले नहीं पता था कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से करसरली पढ़ा भी था और अपने साथी से जिक्र भी किया था। तो उस वक्त तो मेरे को समझ में आ गया था। तो आज फिर मेरे अंदर एक जिज्ञासा सी हुई कि मैं भूल गया वो क्या था कल्पेबल होमिसाइड। उसकी जो ग्रैनुलरिटी थी वो मैं आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल, मुझको याद नहीं आ रही थी। तो जब मैं कल्पेबल होमिसाइड के बारे में के कल्पेबल होमिसाइड के बारे में मैं जब पढ़ने बैठा तो बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई मेरे लिए। तो मतलब मैंने करीब 1.5 घंटा लगाया इस टॉपिक पर आज। और करीब 6 से 7 मैंने जजमेंट पढ़ी। मतलब उसके सब्सटेंस को पढ़ा। एक जजमेंट तो कई 100 पेज की होती है, 700-800 पेज की, डिपेंड करता है। तो मैंने उसके सब्सटेंस को पढ़ा, जजमेंट को, 6-7 जजमेंट के मैंने सब्सटेंस को पढ़ा। क्या उसमें वो क्या केस था, उसमें जुडिशरी का क्या परसेप्शन था, जो जो जजेस का जो बेंच थे उनका क्या परसेप्शन था, उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को देखा। और 2-3 मैंने वीडियोस देखी इस टॉपिक पर। और फॉर्चुनेटली मुझे एक फाइनल आखिरी में मुझे एक ऐसा बड़ा आर्टिकल मिल गया जिसके अंदर मतलब तकरीबन सारी चीज़ें कवर थी एक जगह। उस ग्रेजुएट ने इलस्ट्रेशंस भी दी थी। उसने हर छोटी से छोटी चीज़ का जिक्र किया था। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ जनरल मेरी वीडियो जनरल पब्लिक के लिए होती है, लेकिन ये वीडियो जो लोग जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर जितनी भी रेलेवेंट चीज़ें होनी चाहिए जो पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो चीज़ें मैंने कवर करी हैं। तो ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले तो जीनोसाइड और होमिसाइड। तो जीनोसाइड तो होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या करता है इस वजह से कि वो सामने वाला किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी से बिलोंग करता है। तो जेनोसाइड में किलिंग के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होता है, आइडेंटिटी, कि सामने वाले बंदे की आइडेंटिटी क्या है, वो किस कम्युनिटी से है, वो किस एथनिसिटी से है, वो किस रीजन से है, उसको हम जेनोसाइड बोलते हैं। होमिसाइड में क्या होता है कि कोई रीज़न नहीं होता है। किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर इज टर्म्ड एज होमिसाइड, ठीक है। उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है। इसको आप अगर आप 2 शब्दों में बांटेंगे तो होमोसाइड। तो होमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ह्यूमन, और साइड इज डिराइव्ड फ्रॉम सेडर विच इज़ अगेन अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है किलिंग। तो ह्यूमन किलिंग। इनफैक्ट जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के आखिरी में भी साइड होता है, वो साइड का मतलब भी किलिंग ही होता है ना। इंसेक्टिसाइड मतलब कोई ऐसा केमिकल जो किसी इंसेक्ट को मार दे, पेस्टिसाइड कोई ऐसा केमिकल जो किसी पर्टिकुलर पेस्ट को मार दे। तो अब वो आर्टिकल का मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अगर कोई लोग ये वीडियो नहीं देखना चाहते हैं 12-15 मिनट की, तो आप लोग वो आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा उसका लिंक। आप वो देख सकते हैं, मोर और लेस उसमें कवर हो जाएगा। काफ़ी बड़ा आर्टिकल है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। खैर, तो देखिए, हमारे आईपीसी में इन दोनों चीज़ों को जगह दी गई है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर, और एक होता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसको लोग जनरली मर्डर भी बोल देते हैं। तो सेक्शन 300 सभी लोगों को तो नहीं पता होगा, पर कुछ लोगों को शायद से पता होगा। सेक्शन 300 मर्डर को मर्डर के बारे में है। आईपीसी का जो सेक्शन 300 है वो मर्डर के बारे में, उसमें डिटेल्स दी गई हैं। उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में व्याख्या की गई है कि आप जब ये कंक्लूड करते हो कि मान लीजिए किसी की हत्या हुई है, किसी आदमी ने किसी सामने वाले की हत्या कर दी, आप ये नहीं कह सकते कि उसने उसका मर्डर कर दिया। ये हम बड़ी लूजली बोल देते हैं ये बातें कि नहीं उसने उसका मर्डर कर दिया। नहीं, मर्डर के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को, उन सर्कमस्टेंसेस को सेक्शन 300 में लिखा हुआ है, और इसके लिए कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी वो सेक्शन 302 में है। इसी तरीके से कुछ किलिंग ऐसी भी होती है जहाँ पे आप उनको बोलते हो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर। मतलब उसमें हत्या तो हुई है सामने वाले की, और जिसने हत्या करी उसकी इंटेंशन भी थी हत्या करने की, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आप उसको मर्डर नहीं बोल सकते। तो वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर में आता है। और उसके लिए जो पनिशमेंट दी जाएगी वो सेक्शन 304 में है आईपीसी के। उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, 2 पार्ट हैं उसके अंदर। एक में ज़्यादा सीरियस पनिशमेंट दी जाती है, एक में थोड़ी सी लेस रिग्रेस दी जाती है। तो खैर, अब मैं बात मेन मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि वो सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, और मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो
कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर। तो मान लीजिए तो इसकी बेसिकली 3 सर्कमस्टेंसेज होते हैं, 3 कंडीशंस अगर ये फुलफिल होती हैं तो आप कहते हो कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर। पहला, जब कोई इंसान सामने वाले इंसान की हत्या करना चाहे, उसकी इंटेंशन है कि वो सामने वाले को जान से मारना चाहता है, दैट्स द फर्स्ट, वो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, वो कोई ऐसा एक्ट करता है जिस एक्ट से एक्चुअल में उसकी जान जा सकती है। मैं जान जाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि जान जाएगी, मैं कह रहा हूँ जान जा सकती है। इस पे आप गौर करिएगा, मैं इस पे आऊँगा, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ थोड़ी देर में। और तीसरी जो एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि जब वो ये एक्ट करता है उसको भी इस चीज़ का आभास होता है, उसको भी इस चीज़ की नॉलेज होती है कि इस एक्ट से सामने वाले की हत्या हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी, एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। उस आदमी की इंटेंशन है कि वो सामने वाले को मार दे। दूसरा, वो कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे कोई, अगर हम जैसी हम जो कोई भी अगर आम आदमी उसको देखेगा तो वो ये कहेगा कि हाँ, इस एक्ट से इसकी जान जा सकती है। और तीसरी कंडीशन है कि जब वो एक्ट करते वक्त उसको खुद भी आभास है, इस चीज़ की नॉलेज है कि इस एक्ट से इसकी जान जा सकती है। ये 3 कंडीशन हो गई। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप उसको मर्डर नहीं बोलते, आप उसको बोलते हो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर। होमिसाइड मतलब किलिंग तो हुई है यहाँ पे, इधर वाले बंदे ने सामने वाले की हत्या तो करी है, लेकिन हम उसको मर्डर डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम उसको सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड या तो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड बोल देंगे या कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर बोल देंगे। वो बाय डिफॉल्ट कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर, और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है मर्डर। ठीक है, ये तो हो गया। ये बेसिकली सेक्शन 299 आपका कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं मर्डर के बारे में, सेक्शन 300। तो उसके अंदर वो 3 सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। पहला सर्कमस्टेंसेस तो सेम है कि अगर सामने वाले आदमी की इंटेंशन है कि वो सामने वाले को मारना चाहता है, वो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, वो जो एक्ट करता है उस एक्ट से सामने वाले की, वो उस एक्ट से सामने वाले की जान जा सकती है। और तीसरी उसमें कंडीशन है कि जब वो एक्ट करता है उसको इस चीज़ की पूरी नॉलेज है कि इससे इसकी जान चली जाएगी। यहाँ पे उसको कोई संदेह नहीं है, उसको कोई डाउट नहीं है, जैसे उस केस में था। उसकी इंटेंशन तो थी उस केस में उसको मारने की, लेकिन जब वो एक्ट कर रहा था तो उसको ये था कि इससे इसकी जान जा सकती है। अब देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्विटी है, वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उसको पता है। वो डिपेंड करेगा, वो मतलब मान लो अगर कोई आदमी रिवॉल्वर लेके आपके हेड पर, फोर हेड पर अगर शूट करता है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, बिल्कुल नज़दीक से, तो उस केस में तो उसको पता है कि ये बचेगा नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है उसके पास। अगर कोई आदमी कुल्हाड़ी से किसी के सर पे एक के बाद एक मल्टीपल ब्लोज दे रहा है तो उससे भी उसकी जान नहीं बचेगी। तो वहाँ पे कोई संदेह नहीं है, वहाँ पे उसको पता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ इससे इसकी सामने वाले की जान चली जाएगी। तो वो तीसरी कंडीशन है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर दोनों में डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस है आपकी डिग्री का। ठीक है, वहाँ पे लाइकली था, वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी, वहाँ पे एक लाइकलीहुड था, प्रॉबिलिटी 100% नहीं थी। यहाँ पे प्रॉबिलिटी 100% है, उसको पता है कि ये बचेगा नहीं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। और जाहिर सी बात है, मैं जैसा मैंने बताया 300 जो सेक्शन 300 है मर्डर के लिए, उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 302 सेक्शन में दी हुई है। और क्योंकि मर्डर एक ज़्यादा सीरियस क्राइम हो गया तो उसके लिए पनिशमेंट भी सेवियर होगी। तो सेक्शन 302 में डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी लगेगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब हो गया उसको कई साल तक कारावास में रहना पड़ेगा, कारावास गुजारना पड़ेगा, कई साल तक वो जेल में रहेगा। डेथ पेनल्टी का मतलब हो गया कि ही और शी वुड बी हैंग्ड अनटू डेथ। तो वो चीज़ हो गई। 304 में आपका कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर की पनिशमेंट 304 में, हाँ, सेक्शन 304 में आपके कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर की पनिशमेंट की प्रोविजंस हैं। अच्छा, उसमें भी 2 पार्ट हैं। पहले वाले पार्ट में
है ये वही कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर, लेकिन उसमें डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरीके का एक्ट था, उसमें पनिशमेंट को थोड़ा डिवाइड कर दिया गया है। तो पहले वाले पार्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और हो तो दूसरे वाले हिस्से में भी सकती है, लेकिन एक में शायद से रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती होगी। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि आपको इम्प्रिजनमेंट तो हुई है, आप जेल में तो रहोगे, लेकिन आपसे काम भी करवाया जाएगा जिसमें आपका अच्छा खासा लेबर वर्क लगेगा, तो वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो गया कि आप जेल के अंदर रहोगे, आपसे कोई इतना ज़्यादा खास काम नहीं करवाया जाएगा। और आपको एक रोचक बात बता दूं, हमारी एक रिपोर्ट बताती है कि 99% लोगों को जिनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, असल में वो सिंपल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से नहीं गुजरते हैं हमारे देश में। खैर, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मान लीजिए एक इंसान है ए, वो बी को, एक दूसरा इंसान है बी, वो उसकी हत्या करना चाहता है। तो उसके हाथ में बैट था, ए के हाथ में, और उसने, अच्छा, बी इंसान के सर में ट्यूमर था, ये बात ए को नहीं पता थी, और ए की इंटेंशन थी कि वो बी को मारना चाहता है, वो उसकी हत्या करना चाहता है किसी भी वजह से, और उसने बैट उसके सर पे मारा एक बार। तो उसकी इंटेंशन भी थी, उसने जो काम किया उसकी वजह से, इरेस्पेक्टिव उसको ट्यूमर था कि नहीं था, किसी भी इंसान की से जान जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप किसी के सर पे बैट मारोगे उसकी जान 100% चली जाएगी, ऐसा हर केस में नहीं होगा, लेकिन हाँ, संभावना तो है। किसी के सर पे बैट मारोगे, 2014 में सितंबर अक्टूबर की बात है, फेलिप्स ह्यूज ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सर पे सिर्फ लेदर की बॉल लगी थी, कॉमा में चला गया था, और विद इन फ्यू डेज ही पास्ट, कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर आप किसी के सर पे बैट मारोगे और वो गलत जगह लग गया सर पे, तो जान जा सकती है। तो उसकी इंटेंशन भी थी, उसने बैट मारा, उस बैट मारने से जान जा भी सकती थी, और उसको इसका आभास भी था, उसको नॉलेज भी थी कि मैं बैट मार रहा हूँ सामने वाले की, इससे जान जा सकती है, तीनों चीज़ें पूरी हो रही थी। तो ये आपका मर्डर में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको 100% कन्फर्मेशन नहीं थी कि मैं मारूंगा तो मर जाएगा, उसने एक ही बार मारा। अच्छा, इस बंदे को था ट्यूमर, जब इसने उसके सर पे बैट मारा, इसको नहीं पता था एक को कि उसको ट्यूमर है, वो ट्यूमर बर्स्ट हो गया, ट्यूमर के फटने से वो इंस्टेंटली वहीं कोलैप्स हो गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो डेथ तो है यहाँ पे भी हुई है, हत्या तो यहाँ पे भी ए ने बी की करी है, लेकिन हम इसको मर्डर नहीं बोलेंगे, क्योंकि मर्डर की एक कंडीशन होती है कि जो बंदा सामने वाले को जब उस पर वार करता है, उसको कंफर्मेशन होती है कि जो मैं काम करूंगा इससे कोई स्कोप नहीं है बचने का, ये मरेगा ही मरेगा सामने वाला। यहाँ पे उसको वो कंफर्मेशन नहीं थी, उसकी इंटेंशन तो थी मारने की, लेकिन एक संभावना थी, एक प्रोबेबिलिटी थी जो 100% नहीं थी, 100% से कम थी। तो इसको हम, हाँ, अगर ये इसको पता होता कि इसके सर में ट्यूमर है, और उसके बावजूद भी, इंटेंशन तो दोनों केस में होती है, इंटेंशन तो दोनों केस में हुई, पहले वाले केस में भी जो मैंने एग्जांपल लिया जब उसको नहीं पता है ट्यूमर है, और यहाँ पे जब उसको पता है कि सामने वाले को ट्यूमर है सर में, तो दोनों केस में उसकी इंटेंशन है। लेकिन यहाँ पे जब उसको पता है कि उसके सर में ट्यूमर है, उसके बाद भी वो उसके सर पे बैट मारता है, यहाँ पे हम कहेंगे, और उसकी मृत्यु अगर हो जाती है, जो कि होएगी, क्योंकि इस केस में हम ये चीज़ प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये वो ऐसा एक्ट है जहाँ पे वो बचेगा नहीं, तो ये मर्डर में कहलाया जाएगा। तो ये दो डिफरेंस हो गए, मैंने आपको दो एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने 302 के बारे में बताया, सेक्शन 302, तो उसमें क्या होता है कि डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। अच्छा, डेथ पेनल्टी बहुत रेयरेस्ट केस में दी जाती है इंडिया में, मतलब यूँ माना जाता है कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अगर आपके पास ऑप्शन है तो डेथ पेनल्टी क्यों देनी, बहुत ही रेयरेस्ट केसेस में डेथ पेनल्टी दी जाती है। निर्भया केस जो हुआ था 2012 में, उसमें उन तमाम कन्विक्ट्स को डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो वो कुछ कंडीशंस होती है रेयरेस्ट केस की, वो जो माछी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस जजमेंट में कोर्ट ने वो कुछ पॉइंट्स सामने रखे थे कि अगर ये पॉइंट्स होते हैं तो उस केस पे, अगर ये इन हालातों के अंदर कोई किसी आदमी की मृत्यु करता है तो उस केस में आप डेथ पेनल्टी दे सकते हो। जैसे कि अगर कोई वल्नरेबल है,
कोई इनोसेंट चाइल्ड है या कोई हेल्पलेस वुमेन है, अगर आप उनके वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर उनको एक्सप्लॉइट करते हो और उनको मारते हो, तो वहाँ पे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। आपको पता होगा, अगर आप किसी बच्चे का अगर कोई सेक्सुअल उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करता है और उससे अगर वो बच्चे का कर रहा है और उससे उसकी जान चली जाती है उस बच्चे की, तो उस केस में भी डेथ पेनल्टी दी जाती है। क्योंकि ये मैंने बताया ना, वल्नरेबल हो गया वो बच्चा, छोटा बच्चा है उसको तो अपनी प्रोटेक्शन कर नहीं सकता, तो वो तो वल्नरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई उसकी, तो एक कंडीशन ये हो गई। या फिर दूसरा ये कह लीजिए कि जहाँ पे आप किसी कास्ट बायस की वजह से अगर किसी को बहुत ब्रूटली मार देते, तो वो भी, उसके लिए भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। तो ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है, ये जुडिशरी डिसाइड करती है कि डेथ पेनल्टी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन बहुत रेयरेस्ट केसेस में दी जाती है। और ये जो मैंने आपको जजमेंट बताई, जजमेंट में ये उन्होंने पहली बार शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ये जजमेंट में उन्होंने बताया था कि ये कुछ अगर इन हालतों के अंदर आप डेथ पेनल्टी दे सकते हो। तो माछी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो पहला वर्ड होता है जजमेंट में वो प्लेंटिफ का होता है, और जो वर्सेस के बाद जो आता है वो आपके डिफेंडेंट का होता है। प्लेंटिफ वो होता है जो सूट लेके आता है, जो केस दर्ज करवाता है सामने वाले के खिलाफ, वो प्लेंटिफ होता है। और जो उस केस को डिफेंड करता है, जिसके खिलाफ आपने केस दर्ज कराया है, वो उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट का नाम केस में आखिरी में आता है। तो यहाँ पे माछी सिंह एंड अदर्स ये प्लेंटिफ हो गए वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो सरकारी किसी आदमी ने कुछ किया होगा गलत, पंजाबी सरकार, पंजाब सरकार का कोई मतलब इस स्टेट की कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम होगा, कोई ऑफिसर होगा, कोई ऑफिशियल होगा शायद से, इसलिए पूरी स्टेट को उसमें स्टेट जो है वो डिफेंडेंट हो जाती है उस केस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हो गया जी डेथ पेनल्टी के बारे में। अच्छा, मर्डर के केस में भी मैं आपको कुछ बात बता दूं। सेक्शन 300 में कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो तीन अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती भी हैं सेक्शन 300 में, जो मैंने मर्डर की आपको, जब भी मैं मर्डर बोलता हूँ तो इसका मतलब है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, और जब मैं सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड की बात करूँ, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट टू मर्डर, जैसा मैंने पहले बताया। तो सेक्शन 300 में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि मतलब अगर वो तीन कंडीशन अगर मीट होती भी है, उसके बाद भी कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस क्या है? पहली, अगर कोई इंसान सामने वाले की, उसकी इंटेंशन है इस वाले इंसान की उसको मारने की, और जब वो उस पर वार करता है, उसको ये पता है कि इस वार से ये बचेगा नहीं, लेकिन उस वार करने की वजह कोई प्रोवोकेशन थी, तो उस केस में आप उसको मर्डर डिक्लेयर नहीं करोगे उस एक्ट को, कि सामने वाले ने उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि उसको प्रोवोक किया गया था। इसी तरीके से अगर कोई अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी आदमी को मतलब अपने सेल्फ डिफेंस में अगर सामने वाले को जान से मार देता है, और उसको पता है कि इस एक्ट से इसकी जान 100% चली जाएगी, तो उस केस में भी आप उसको मर्डर डिक्लेयर नहीं करोगे, आप उसको कल्पेबल होमिसाइड में डाल दोगे। ठीक है, उस जरूरी नहीं है कल्पेबल होमिसाइड में आप डालो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में तो शायद से कल्पेबल होमिसाइड में भी ना डालें। ठीक है, हाँ, प्रोवोकेशन के केस में वो डाल सकते हैं कि भाई प्रोवोक होने की भी क्या ही जरूरत थी। ठीक है, आपको प्रोवोक किया उसने, हम आपको इसको मर्डर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन गलती तो आपने करी ना, आपने क्यों मारा उसको। इसी तरीके से अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त अगर किसी की हत्या कर देता है और उसको पूरा आभास है कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ इससे इसकी जान तो 100% जाएगी, तो उस केस में भी आप उसको मर्डर डिक्लेयर नहीं करोगे। तो ये एक तीसरी एक्सेप्शन होगी। चौथी हो गई कि कोई सडन इन द फिट ऑफ रेज, मतलब इन द हीट ऑफ मोमेंट, मतलब कुछ ऐसे हालात तुरंत इमीडिएटली कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि मतलब आपका कोई रिवेंज, आप कुछ सोच के नहीं आए थे कि मैं ऐसा करूँगा, वो कुछ हालात ऐसे हुए, कुछ झगड़ा एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बात मतलब काबू से बाहर हो गई, और बेकाबू होकर आपने सामने वाले की हत्या कर दी, और आपको पूरा आभास था कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ गुस्से में इसकी जान पक्का जाएगी 100%। तो उस केस में भी, क्योंकि वो हालात एकदम पैदा हुए, ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था, पहले से प्लान नहीं था, तो उस केस में भी आप उसको मर्डर डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप उसको कल्पेबल होमिसाइड में डाल देंगे। और उसके लिए मैंने बताया कि डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती, उसके लिए सेक्शन 304 में जो पनिशमेंट दे रखी है वो सब दी जाती हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी तो 10 साल की सज़ा हो सकती है, फाइन हो सकता है, वो सब डिपेंड करेगा। ठीक है, कि वो किस हालातों में वो सब चीज़ें हुई, लेकिन वो सेक्शन 300 में नहीं आएगी। अच्छा, मैंने प्रोवोकेशन का जिक्र किया, तो प्रोवोकेशन एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताई सेक्शन 300 में, लेकिन प्रोवोकेशन की भी खुद खुद कुछ 2-3 एक्सेप्शंस हैं।
मतलब प्रोवोकेशन जो एक एक्सेप्शन है वो भी 2-3 केसेस में काम नहीं करेगी। तो एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है। तो जैसे कि मान लीजिए आप प्रोवोक किया आपको, लेकिन आप प्रोवोक अगर वॉलंटरी हुए हो, किसी ने आपको प्रोवोक नहीं, आप खुद, आपकी मेंटल कंडीशन शायद से उतनी स्टेबल नहीं थी, तो अगर आपकी वॉलंटरी प्रोवोकेशन है तो उस केस में वो एक्सेप्शन काम नहीं करेगी प्रोवोकेशन वाली। तो उसकी एक्सेप्शन की एक्सेप्शन ये हो गई कि अगर आपकी प्रोवोकेशन वॉलंटरी थी तो भैया मर्डर डिक्लेयर किया जाएगा। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिशियल किसी की अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त किसी किसी हत्यारे को या किसी कोई कोई भी डेलिक्वेंट है जो गलत काम में है, कोई बैड एलिमेंट है, अगर उसको वो पकड़ लेता है भागकर और उसके दोनों हाथों को टाई करके उसको पुलिस स्टेशन लेके जाता है, उसको गुस्सा करता है, और उससे अगर वो क्रिमिनल अगर उससे प्रोवोक हो जाता है तो वो प्रोवोकेशन नहीं मानी जाएगी। उसने गलत काम किया और पुलिस वाले का काम था उसको हैंडकफ करना। तो अगर उसमें वो प्रोवोक हो रहा है, अगर वो क्रिमिनल, तो ये उसका अपना पर्सनल मैटर है, उसने गलत चीज़ करी है, तो यहाँ पे प्रोवोकेशन नहीं लागू होगा। इसी तरीके से अगर कोई क्रिमिनल अगर किसी किसी मान लीजिए किसी लड़की को छेड़ता है और लड़की अपने सेल्फ डिफेंस में उस पर कुछ हमला कर देती है, और उस सेल्फ डिफेंस में जब उस पर हमला करती है क्रिमिनल पर, और उसकी वजह से अगर क्रिमिनल प्रोवोक हो जाता है, तो वहाँ पर भी वो प्रोवोकेशन लागू नहीं होगा। तो मैंने आपको सेक्शन 300 की प्रोवोकेशन, मैंने आपको 5 एक्सेप्शन बताई, और उस 5 एक्सेप्शन में जो एक एक्सेप्शन प्रोवोकेशन थी, उसमें भी मैंने 3 एक्सेप्शन और बताई जहाँ पे वो प्रोवोकेशन एक्सेप्शन लागू नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा एक होता है सेक्शन 301। तो टाइटल जो आप देख रहे हो, इसमें मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस का जिक्र किया। तो ये क्या है? तो मान लीजिए आप कोई कोई इंसान है जो सामने वाले को बिल्कुल मारना चाहता है, उसका इंटेंशन भी है, और जो वो एक्ट कर रहा है उसको पूरा आभास है कि भाई ये एक्ट मैं करने जा रहा हूँ और इससे इसकी जान नहीं बचेगी, ये तय है। तो उस केस में, लेकिन मान लीजिए ये सामने वाले को ए बंदा अगर बी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से या थोड़ी दूर से ही सही अगर शूट करता है, और किसी वजह से अगर बुलेट डिफ्लेक्ट हो जाती है या टारगेट को हिट नहीं करती, बी को हिट नहीं करती है, और मान लीजिए सी को लग जाती है और सी की मृत्यु हो जाती है, तो इस केस में ए ये चीज़ नहीं बोल सकता कि सी को मेरे मारने का प्लान नहीं था। ही वुड बी स्टिल चार्ज ऑफ मर्डर, क्योंकि इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस। कि भले ही सी को आप सी को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन आपकी जो इंटेंशन थी वो बी को मारने की थी, लेकिन बी के प्रति आप 100% श्योर थे कि इससे वो मरेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द बुलेट सी मर गया। तो सी के प्रति वो जो इसको बोलते हैं मैंसरिया एक अगेन शायद से लैटिन टर्म है, इसका मतलब है गिल्टी माइंड। तो ए का माइंड तो गिल्टी था, भले ही सी मर गया हो और उसकी सी की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो फिर भी मर्डर चार्ज किया जाएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक बार आप, आई हैव टू चेक इट। मतलब इस डॉक्ट्रिन का तो मतलब यही होता है, दैट आई कैन अश्योर यू। तो ये हो गया सेक्शन 301 और डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस। ठीक है। मैंने वीडियो जानबूझकर हिंदी में बनाई थी ताकि ये वो एस्पिरेंट्स भी इस वीडियो को देख सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।